हाँ बच्चों, तो कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, है ना, द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्जेस। फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक सर्किट, और फिर पढ़ा था सर्किट डायग्राम। बच्चों अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के मिनिमम कंपोनेंट्स क्या क्या होने चाहिए, कि कम से कम ये तो चाहिए ही चाहिए। सबसे पहला चाहिए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज सेल और बैटरी। तो पहली चीज होनी चाहिए सेल और बैटरी। दूसरा क्या होना चाहिए, दोनों इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल डिफरेंस वाले पॉइंट हैं, इनको मिलाने के लिए क्या चाहिए हमारे पास, वायर। तो दूसरा चाहिए हमको कंडक्टर, वायर। और तीसरा, हम ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसकी यूटिलाइजेशन करने के लिए हमको कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल गैजेट चाहिए। जो गैजेट यहां पर हमने क्या यूज किया है, बल्ब। ये ग्लो करेगा, लाइट देगा, तो हमको चाहिए इलेक्ट्रिक बल्ब। और चौथी चीज हमको चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसको जब हम चाहें तब बंद कर दें, जब हम इसको चाहें तब ऑन कर दें, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, स्विच। तो दीज आर द मिनिमम 4 कंपोनेंट्स। क्या क्या कंपोनेंट हुए वापस देख लेते हैं हम। सेल और बैटरी, दैट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड, कंडक्टर, वायर। थर्ड, इलेक्ट्रिकल गैजेट। एंड फोर्थ, स्विच। ये 4 कंपोनेंट हमको चाहिए। इसके अलावा ये तो मिनिमम है, और भी हो सकते हैं। जैसे हमको चाहिए, मान लो कि इसमें कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। तो बच्चों मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे कि करंट किधर फ्लो हो रही है। हमको पता ही नहीं है। मान लो आपके पास, आपने सेल लिया, ओके, और आपको पता ही नहीं है कि प्लस किधर है माइनस किधर है, या बैटरी जो है वो आपको दिख नहीं रही, आपको सिर्फ वायर दिख रहे हैं। तो इफ यू वांट टू नो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेफ्ट टू राइट जा रही है, राइट टू लेफ्ट जा रही है, तो द डायरेक्शन परिधि, जब द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यदि आपको पता लगाना है, तो हमको यूज करना पड़ता है गैल्वेनोमीटर। क्या यूज करते हैं बच्चों, गैल्वेनोमीटर। आइए मैं आपको थोड़ा दिखाऊं, शायद आप लोगों ने कभी देखा भी हो आपकी लेबोरेटरी वगैरह में। यहां दिखेगा बच्चों, या इधर बनाओ, यहां दिखेगा सबको। देखिए बच्चों, इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। और यहां पर इसके इस तरह के 2 नॉब होते हैं। आपने वायर यहां लगा दिया, एक वायर यहां लगा दिया, और इसके बीचों बीच में एक पॉइंटर होता है, और इसमें इस तरह के, देखा आपने बच्चों, ये है गैल्वेनोमीटर। अब बच्चों ऐसे एपरेटस 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 3। आपकी लेबोरेटरी में 3 तरह के होंगे। पहला है गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर तो वो होता है, उसकी जो नीडल है बीचों बीच में होती है, और यहां लिखा होता है 0, मतलब अभी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। यदि करंट इधर से इधर फ्लो होगा, तो ये नीडल इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये नीडल क्या दिखा रही है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। गैल्वेनोमीटर हमको इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बताता है कि करंट किधर से किधर फ्लो हो रही है, तो ये इधर चला जाएगा। यदि करंट इधर से इधर जा रही है, तो ये इस तरफ हो जाएगा, तो हमको पता लगेगा कि करंट की डायरेक्शन इधर है। यदि गैल्वेनोमीटर कहीं यूज करते हैं, तो इसका सिंबल क्या होता है, हम इसको सिंपल वायर को यहां थोड़ा, एक वायर यहां जोड़ दिया, एक वायर यहां जोड़ दिया, और हम यहां पर ये बना देते हैं, और यहां लिख लेते हैं G। मतलब क्या लगाया हमने, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to find out the direction of electric current। क्या बताता है हमको ये, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। सेकंड इंस्ट्रूमेंट भी ऐसा ही दिखता है, बस उसमें जो नीडल है वो यहां नहीं होती है, और उसकी नीडल होती है यहां, 0 होता है। जैसे आपकी बाइक्स वगैरह में होता है ना 0 यहां पर, और फिर अलग अलग स्पीड्स होती हैं, तो इस तरह से यहां 0 होता है। और ये क्या बताता है, ये आपको बताता था अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कितनी करंट फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर। तो जो अमाउंट बताता है उसको बोलते हैं अमीटर। ठीक है, एमीटर का जो सिंबल होता है, हमको यहां पे पता लगाना है कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो हमने यहां इसको जोड़ा, और इसका सिंबल होता है ए। क्या होता है, ए, एमीटर। Ammeter is an electrical instrument which is used to find out the amount of electric current, the magnitude of electric current.
कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, ये पता लगाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों? एमीटर। तो हमने दो पढ़े। गैल्वेनोमीटर क्या काम आता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अमीटर क्या काम आता है? अमाउंट ऑफ, टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कितना करंट। वो तो सिर्फ बता रहा है लेफ्ट या राइट, और ये बता रहा है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कोई डाउट इसके अंदर? बच्चों तीसरा और एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमको बताता है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या बताता है? दोनों पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये बताने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम आता है उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? वोल्ट मीटर। पर बच्चों वोल्ट मीटर की एक खास बात है, वोल्ट मीटर कभी भी सर्किट के बीच में नहीं लगता है, पैरेलल में लगता है। पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि यदि हमको यहां और यहां का पता लगाना है तो आपको अलग से वायर यहां लगा के इसका एक सेपरेट सर्किट बनाना पड़ेगा, छोटा सा, मतलब इसको पैरेलल बनाना पड़ेगा। समझ में आया आपको? मतलब वापस समझा, जिसको हम बोल सकते हैं बाईपास। एक तो होता है मेन रोड, ये मेन रोड जा रहा था, इसी रोड पे एमीटर लगा दिया, इसी रोड पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया, लेकिन ये रोड जा रहा था तो हमने यहां बाईपास करके वोल्ट मीटर लगाया। ये बाईपास, बाईपास समझते हो ना आप लोग? रोड, कभी कभी हमारे यहाँ रोड का काम का बहुत अनुभव है आप लोगों को। रोड काम होता है तो कहाँ बाईपास उधर कून से होके जाना पड़ता है क्या? नहीं, आप बहुत कितने काम रहते हैं आपके, गाड़ी लेके इधर उधर जाना। नहीं बेटा, कितने काम होते हैं, लोग समझ रहे हैं घूम रहे हैं, लेकिन वास्तव में बहुत काम होते हैं, है नहीं? हाँ, तो जब हम स्कूटी लेके कहीं जाते हैं तो बार बार तो हमको पता होता है कि कहाँ बाईपास है, इधर भीड़ है, चलो होली चौक की गली में घुस जाते हैं, वहां से चले जाएंगे। तो ये होता है बाईपास। क्या होता है बच्चों? बाईपास। तो ये रहा बाईपास। वोल्ट मीटर, इसको हम टेक्निकल टर्म में बाईपास नहीं बोलेंगे यहां पे, हम यहां पर इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको हम पैरेलल में लगा रहे हैं। इसको कैसे लगा रहे हैं? सीरीज में। कैसे लगा रहे हैं? सीरीज। आइए कल वाला एग्जांपल से मैं आपको एक बार और समझाता हूं इसको विवेक। मैंने कल सर्किट बताने के लिए कहा था कि लड़कियों को मैं एक साथ यहां सर्कल बना लूंगा, सारी लड़कियां हाथ पकड़ के खड़ी है तो सर्किट हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें रुचि अमीटर है और ये सर्किट में नहीं थी, मुझे जोड़ना है, तो रुचि को जोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दो बच्चियों का हाथ हटा छोड़ देना पड़ेगा और वहां रुचि आ जाएगी, तो वो उस सर्कल का पार्ट होगी। ये सीरीज में जुड़ी, तो सीरीज में जब जुड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं? गैल्वेनोमीटर और अमीटर, दोनों सीरीज में जुड़ते हैं। और पैरेलल में जुड़ने का मतलब क्या होता है कि यहां से पूरा सर्कल, इसको हम तोड़ेंगे नहीं, बस हम दूर से एक लड़की को इधर से हाथ लगा देंगे और एक लड़की को उधर से हाथ लगा देंगे, तो ये साइड में एक नेटवर्क होगी। समझ में आया? मान लीजिए, मैं आपको समझाता हूं, मान लीजिए लड़कियों का सर्कल है, ये लड़कियों का सर्कल है, सबने हाथ पकड़ रखे हैं इस तरह से, तो अमीटर यदि जोड़ना है, इसमें एक नया आया अमीटर। अब अमीटर को जोड़ना है तो अमीटर को तो यहां पर इस लड़की का इससे हाथ छोड़ना पड़ेगा और फिर अमीटर यहां जुड़ेगा, इसका इससे जुड़ेगा, तो ये अमीटर जुड़ा, ये सीरीज में जुड़ा। और यदि वोल्ट मीटर को जोड़ना है तो वोल्ट मीटर को यहां से एक अलग पूरा जोड़ना पड़ेगा और यहां ले जाके इसमें मिलाना पड़ेगा। इस सर्कल को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ये इस डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है, तो ये कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या कहलाता है बच्चों? पैरेलल। हम डिटेल में इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कल आप लोगों ने घर जाकर उस पूरे टेबल को देखा होगा, तो वहां पर अमीटर भी आया होगा, वोल्ट मीटर भी आया होगा, गैल्वेनोमीटर भी आया होगा। नहीं आया तो आपको लग रहा होगा सर ये आउट ऑफ कोर्स पढ़ा रहे हैं। आइए मैं आपको गैल्वेनोमीटर की भी दर्शन करा देता हूं। दर्शन ही करा दो। निकालिए पेज नंबर, आपको लगता हो कहां का चैप्टर में भूल जाते हैं? पेज नंबर 234, पेज नंबर 234 मिला क्या बच्चों? ओके, पेज नंबर 234 पे आप देखिए तो बकायदा वहां गैल्वेनोमीटर का फोटो भी दे रखा है ना? नीडल दे रखी है बीचों बीच में और गैल्वेनोमीटर के बारे में कुछ लिख भी रखा है। हाँ जी, बीच में कैसे मतलब? हाँ, ये भी कुछ रीडिंग लेता है। हम ये कहना चाह रहे हैं
कि गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन भी दिखाता है, साथ साथ में रीडिंग भी ले रहा है कि हाँ इतना इतना लेफ्ट और राइट में, मतलब जब ये इतना सा आया कम करंट आई, मैग्नीट्यूड भी मेजर कर रहा है और डायरेक्शन भी दिखा रहा है, पर स्पेशली हम इसको डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। ओके हाँ बच्चों, चलिए अब वापस अपनी बात पे आइए। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेटा, अब यहाँ के बॉयज का क्या पैशन है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत शौक होता है। वो जब किसी दुकान पे जाते हैं, तो बच्चों मैं आपको कहना चाहता हूं कि कई लोगों के पास ये जो अमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, इन सब का मिक्स होता है, और एक ऐसी मशीन होती है उसको बोलते हैं मल्टीमीटर। और मल्टीमीटर आपने कभी शायद किसी ने देखा हो, ऐसी एक टेलीफोन जैसा ऐसा आता है, ऊपर ऐसा यूं जोड़ने का आता है, यहाँ पर ऐसी रीडिंग वाला आता है, हाँ, और इसमें 2 वायर निकले रहते हैं, फिर वो वहां रख के एक पॉइंट यहाँ टच करता है, एक पॉइंट यहाँ टच करता है, हाँ कितना रीडिंग देखता है, फिर इसको वहां रखता है, फिर वहां रखता है, फिर देखता है। देखा आप सबने? अभी जाना है? अच्छा हाँ बच्चों, तो हम लोग बात कर रहे थे बच्चों कि किसी भी सर्किट में 4 कंपोनेंट्स होते हैं मिनिमम। एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कि सेल या बैटरी होगी, दूसरा कंडक्टर वायर, तीसरा इलेक्ट्रिकल गैजेट, और चौथा स्विच जो इस इलेक्ट्रिक सर्किट को क्लोज और ओपन करेगा मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। ये हो गया ओपन, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो गई। और जब ये स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो जाएगा? क्लोज, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। ये पढ़ने के बाद हमने बात की थी कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हम इसमें लगा सकते हैं। तो क्या क्या हमने कल 3 इंस्ट्रूमेंट्स की बात अभी कर रहे थे। एक गैल्वेनोमीटर, दिखते ऐसे बच्चों, इसको देखते ही कैसा, मतलब अच्छी ड्राइंग बनाई मैंने, नहीं बनाई? आपको देखते ही याद आ गया, हाँ ऐसा तो देखा हुआ है, ठीक है। तो ये है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है वो ये बताता है क्रिश कि इलेक्ट्रिसिटी लेफ्ट टू राइट जा रही है या राइट टू लेफ्ट जा रही है। तो डायरेक्शन बताने के लिए काम आता है इंपॉर्टेंटली। हमारी बुक में भी नेक्स्ट चैप्टर में बहुत आएगा ये गैल्वेनोमीटर। दूसरा दिखता ऐसा ही है, जैसे ये मैंने यहाँ 0 से बताया, तो ये है अमीटर। अमीटर 0 पर रीडिंग है मतलब इलेक्ट्रिसिटी 0 है, फ्लो ही नहीं हो रही है। फिर 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नीट्यूड बताता है, कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बताता है, अमीटर इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड बताता है, और तीसरा वोल्ट मीटर। दोनों के सिंबल देख लो, ये अमीटर का, ये गैल्वेनोमीटर का। वोल्ट मीटर क्या करता है? किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। ओके, अब समझने की बात है, इलेक्ट्रिसिटी वायर में फ्लो होती है, इसलिए अमीटर और गैल्वेनोमीटर वायर में ही लगाए जाते हैं, उस सर्किट में ही लगाए जाते हैं। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं 2 पॉइंट का बताना है, तो ये किसी 2 पॉइंट को पॉइंट आउट करता है। क्लियर? इसलिए ये पैरेलल में लगता है, क्योंकि ये किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताता है हमको। ओके, आइए मिताली। तो वोल्टमीटर, एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा, गैल्वेनोमीटर और अमीटर इनका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, ऑलमोस्ट 0 होता है इन दोनों का। अब बच्चों ये तो आपने पढ़ा ही नहीं, आपको कैसा रेजिस्टेंस क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा। मतलब ये होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो होती है तो गैल्वेनोमीटर और अमीटर उसके फ्लो होने में जरा भी डिस्टर्ब नहीं करते। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना, तो जरा भी वो डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करते। तो अमीटर और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस एक्सट्रीमली हाई होता है, इन्फिनिटली हाई होता है। इतना ज्यादा होता है कि वो करंट इसमें ही जाए, इसमें नहीं आ जाए। इसलिए बहुत बहुत कम अमाउंट का इलेक्ट्रिक करंट ये लेता है और इससे पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। क्लियर? तो 2 बातें मैंने आपको बताई कि ये दोनों तो सर्किट में सीरीज में लगते हैं, ये पैरेलल में लगता है। इन दोनों का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल होता है, ऑलमोस्ट 0, और इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इनफाइनाइटली हाई होता है। पर बच्चों अभी आपको समझ में नहीं आएगा
कि रेजिस्टेंस क्या होता है। थोड़ा सा रुक जाए, मैं आपको आने वाले टाइम में अभी रेजिस्टेंस भी बताऊंगा, तब मुझे याद दिलाना, मैं वापस ही इस बात को बताऊंगा। ओके, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। तो बच्चों अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, मैं वापस आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, अच्छे से देखेंगे। और अभी आपको थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस भी करना चाहूंगा। जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा तो उससे मुझे लगा कि नहीं भाई कुछ बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे, ठीक है ना, तो आप वापस अच्छे से देखो। ये मैंने बताया था आप लोगों को, क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका सिंबल क्या है, Q, फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू NE, और इसकी ऐसा यूनिट है कूलम। अभी पूछा दो बच्चे नहीं बता पाए। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिंबल क्या है, V, ऐसा यूनिट क्या है इसकी, वॉट, और जूल पर कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस, सिंबल V, ऐसा यूनिट वॉट, ऑल जूल पर कूलम। मतलब समझ आ, ये दोनों बिल्कुल सेम है, ये एक का ये दो का, बाकी सेम चीज है। फॉर्मूला इन दोनों के लिए यही है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तीसरा हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक सर्किट, सिंबल क्या है, I, उसका सिंबल ऐसा यूनिट नहीं, ऐसा यूनिट क्या है इसकी, एम्पियर, ऐसे डिनोट करते हैं। और एम्पियर को और क्या बोल सकते हैं हम, कूलम पर सेकंड। क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T। प्यारे बच्चों अच्छे से दिमाग में बैठ जाना चाहिए, 3 फॉर्मूले यहां तक आपको सब समझ में आना चाहिए, और मैं कभी भी किसी को भी पूछ सकता हूं, ध्यान रखिएगा। मतलब कहीं भी रिसेप्शन में मिल जाऊंगा वहां भी पूछ लूंगा मम्मी के सामने, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इस मामले में हिला हुआ मेरा, तो ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ जी, हाँ तो जिस किसी को साथ लेके आओगे ना, कोई ना कोई तो साथ में होगा, उनके सामने पूछ लूंगा। हाँ जी, ये भी डिस्कस करता हूँ किसके साथ आएंगे। हाँ चलो, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल इन दोनों की बात सेम है, और ये यहां तक हमने पढ़ लिया। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ाने जा रहा हूं। उससे पहले यहां तक यदि आपको कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, फटाफट। कोई पूछना चाहता है क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट? यस सर, मतलब वोल्ट मीटर खाली बल्ब के पैरेलल लगेगा या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट के? अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई सिंपल कंडक्टर वायर है, तो इस वायर का इधर का और इधर का पोटेंशियल, क्योंकि ये दोनों तो एक ही वायर है, इसके बीच में कुछ ऐसा होना चाहिए जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करे। तो उसको वो बल्ब हो सकता है, वो कोई रजिस्टर हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, वो हम आगे और अभी पढ़ेंगे, मैं आपको और बताऊंगा। तो उन दोनों के दोनों पॉइंट के बीच में वो क्या बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस। किसी सेल का हो सकता है, आप कोई सेल लाए और देखना चाहते हैं कि सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट है कि नहीं, तो आप उस सेल को लीजिए और मल्टीमीटर का एक पॉइंट इधर लगे, एक पॉइंट इधर लगे, आप देखेंगे वहां पर लिखेगा कि उसकी पोटेंशियल डिफरेंस अभी कितना है। पोटेंशियल डिफरेंस किसी 2 पॉइंट के बीच का होता है, और वोल्ट मीटर इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। यदि कोई वायर एक ही वायर पे आपने लगा दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ जाएगा, यदि नहीं है तो। क्लियर ना? ओके, यस। वोल्ट मीटर और आप ये बता रहे ना जी, इनमें बताता किसमें, वोल्ट में बताता है, जूल में बताता है? वेरी गुड, कूलम में? वेरी गुड। अब आपको सिंपल समझ जाओ, अमीटर क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या बताएगा वो, एम्पियर। वो एम्पियर बताएगा, 1 एम्पियर 2 एम्पियर, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक करंट बता रहा है। अच्छा, वोल्ट मीटर क्या बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या बताएगा, वोल्ट। वोल्ट बोल दो या जूल पर कूलम बोल दो, एक ही बात है, ये बताएगा। तो वोल्ट मीटर बताएगा कि 5 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, वोल्ट में बताएगा, उसकी यूनिट वोल्ट है। और अमीटर एम्पियर में बताएगा, दैट्स इट। जो मेजर कर रहा है वो बताएगा। यदि आपकी हाइट मेजर कर रहे हैं मेजरिंग टेप से और कहेंगे हाइट है 5, तो क्या, फीट, क्योंकि वो फीट की यूनिट होती है उसकी, है ना। डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो मीटर हो सकती है। ओके, कोई दिक्कत इसमें? सर मल्टीमीटर में क्या बताएगा फिर? मल्टीमीटर में उसके फंक्शन सेट करने पड़ते हैं। वो मल्टीमीटर आपने देखा, फिर एक नॉब होती है घुमाने की, आपको क्या फाइंड करना है, उसको जो फाइंड करना है उस पर रोकना पड़ता है। आप वोल्ट मीटर पे फाइंड करना है, वोल्ट पे रोका तो वो वोल्ट बताएगा, आप उसको रेजिस्टेंस पे रोका, रेजिस्टेंस बताएगा। तो फिर हम उसको लगाएंगे कैसे सर्किट? उसके 2 पॉइंट्स होते हैं बेटा, उन पॉइंट्स के थ्रू वो, नहीं तो वो जो होता है ना उसको यूं पकड़ने का भी आता है, उस तरीके से भी होता है। तो उसको आप तभी ज्यादा समझ पाओगे। बहुत सारे बच्चों ने मल्टीमीटर देखा ही नहीं अभी, बहुत सारे ने देखा है, दैट्स गुड। यदि देखा है तो मैं भी बताऊंगा, मेरे से ज्यादा वो आपको इलेक्ट्रिशियन बताएगा कि वो कैसे यूज करता है, क्योंकि वो डेली यूज करता है।
वो मल्टीमीटर के बिना वो कहीं जाता ही नहीं, कहीं भी कुछ चेक करना है मल्टीमीटर से चेक करना है, किसी डिवाइस को ठीक कर रहा है तो स्पेशली। ओके, तो ये मल्टीमीटर होता है, ये हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन हम समझ रहे हैं कि इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या। ये इस तरह के डिब्बे कहाँ काम आते हैं? ये तो सिर्फ लेबोरेटरी में काम आते हैं, ये लैब में मिलेंगे, किसी इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे नहीं मिलेंगे ऐसे, उसके पास मल्टीमीटर मिलेगा। वो एक ही डिवाइस है, वो बहुत सारी चीज मेजर कर लेता है। और कुछ चले बच्चों, अब बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, लोग उसको क्या पता नव्या लास्ट तक भी समझ नहीं पाते। और बात सिर्फ ये मिटा दो बच्चों, बात सिर्फ इतनी सी है, बात सिर्फ इतनी सी है, छोटी सी बात है जो आप देखते ही समझ जाएंगे। बच्चों बताइए कि एक ये बाल्टी है और एक ये बाल्टी है, इन दोनों के बीच में पाइप लगा दिया, और एक ये है और एक ये, उसमें पानी भरा हुआ है। बताओ पानी किसमें फास्ट फ्लो करेगा? इसमें ए वाले डायग्राम में या बी वाले डायग्राम? बी वाले में। ए में या बी में? चलिए कोई भी बताए, एक जना हाथ ऊपर करो पहले कि क्यों। हाँ आप बताइए सर। क्योंकि वाटर हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड, ये भी हाई है ये लो है, ये भी हाई है ये भी लो है, गर्म क्या करे? वो ज्यादा लो है, मतलब हाइट ज्यादा है उसकी, हाइट का डिफरेंस ज्यादा है। जितना हाइट का डिफरेंस ज्यादा होगा, टंकी हमारे सिर्फ बाथरूम के जस्ट ऊपर ही लगा रखी है, पानी फ्लो धीरे आता है नल। और शॉवर लेता है ना, शॉवर लेना मुझे पसंद है, तो वो धीरे धीरे आता है, मजा नहीं आता। फिर वो प्रेशर से लाने के लिए टंकी को फिर ऊपर और ऊपर लगाएंगे तो एकदम ऐसा शॉवर आनंद है क्या नहीं? तो पानी जितना ऊपर होगा फ्लो उतना फास्ट आएगा। क्या ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक है क्या? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? बहुत सिंपल है कि नहीं? कि आपने पानी यहां रखा है, आपने पानी ऊपर रखा, तो आप देखेंगे पानी फास्ट फ्लो करेगा। इतनी सी बात है। अब दूसरा कंसेप्ट बताता हूं। क्या आपने टॉर्च देखा है? एक टॉर्च में यदि हम एक सेल यूज करते हैं, कितने सेल यूज करते हैं? एक सेल वाला ही टॉर्च है, छोटा एक है आपके घर में। दो टॉर्च वाला, दो सेल वाला, एक 3 सेल वाला। बताओ किसमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फ्लो होगी? जितने ज्यादा सेल होंगे। अच्छा, जितने ज्यादा सेल मतलब क्या हुआ? सेल क्या होता है? सेल क्या क्रिएट करता है? सेल के दोनों पॉइंट के बीच में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक करंट उतनी ज्यादा होगी। दैट्स इट। V is directly proportional to I। बच्चों इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। और बच्चे घबराते हैं कि ये ओम्स लॉ क्या होता है? एक साइंटिस्ट का नाम है ओम्स लॉ। बच्चों मैं बताता हूं। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ वायर is directly proportional to the potential difference across its two ends, provided that the temperature remains constant. That's Ohm's law. नहीं सर, ये ओम्स लॉ समझ में नहीं आया। ये ओम्स लॉ समझ में आ गया कि सेल ज्यादा होंगे तो करंट ज्यादा होगा। एक बल्ब, एक सेल वाला बल्ब लाओगे तो बहुत देर लाइट देगा, और 10 लगा दोगे तो लाइट धीमे बढ़ जाएगी। उल्टा है ना इसका, कि यदि सेल कम होंगे, सेल क्या होंगे बच्चों? कम। सेल कम का मतलब क्या हुआ? एक है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1.5। दो है तो 1.5 प्लस 1.5। इसका वोल्टेज है 3 वोल्ट, इसका 1.5 वोल्ट। अच्छा, 3 सेल वाला होगा तो 4.5 वोल्ट। जितना वोल्टेज ज्यादा होगा, करंट ज्यादा। दैट्स इट। यदि मैं कहूं कि मेरे मोबाइल की बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 9 वोल्ट है, हम कहेंगे कि यार इससे ज्यादा करंट हो दे रही। 9 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, हाइट का डिफरेंस ज्यादा था तो करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है। क्या ये बात समझ में आई? इसको लैंग्वेज में बोलना थोड़ा सा अपन को प्रैक्टिस चाहिए। क्या है लैंग्वेज? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सुनो, मैं पहले समझाना चाहता हूं। वो ये कह रहा है इंग्लिश में कि किसी वायर में
कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इसके दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। इट्स सिंपल। किसी वायर में ये वायर है, इसमें पानी कितना फ्लो करेगा किस पे डिपेंड करता है कि यदि ऐसा होगा पाइप तो पानी धीरे धीरे जाएगा, पाइप ऐसा होगा तो थोड़ा तेज पानी जाएगा, ऐसा होगा तो और फास्टली पानी जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। तो एक वायर में इलेक्ट्रिक करंट कितना जाएगा वो किस पर डिपेंड करता है, इसके दोनों एंड्स, वायर के दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना ज्यादा है। पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा होगा। यदि आपने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया तो करंट डबल हो जाएगा, 10 गुना कर दिया तो करंट 10 गुना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दिया तो करंट भी हाफ हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस और आई इलेक्ट्रिक करंट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होते हैं। तो हमारी जो लैंग्वेज है वो ये बनती है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो आप समझो और अभी सीखने का प्रयास करो, ये मत सोचो कि घर जाके याद करूंगा, कोई घर जाके याद नहीं करने की, मैं यहां ही याद कर दूंगा आपको, बस दिमाग आप खुला रखो अपना। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ वायर, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ वायर is directly proportional to the potential difference across its two ends. The amount of electric current passing through a wire, किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है, it is directly proportional to the potential difference across its two ends. क्या बात समझ आई? The amount of electric current passing through a conductor wire is directly proportional to the potential difference across its two ends. अब इसमें एक छोटी सी कंडीशन है बच्चों, कंडीशन ये है कि वायर का टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए, ये है। तो ये क्यों है ये मैं आगे बताऊंगा। तो हम इसमें ये लाइन भी जोड़ देते हैं, प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। पहली बार एक्सपेरिमेंट किया सर्दी में कम टेम्परेचर में, दूसरी बार किया गर्मी में ज्यादा टेम्परेचर में, तो थोड़ा रिजल्ट अलग अलग आएगा, फिर एक जैसा नहीं आएगा। क्या एक जैसा होना चाहिए? टेम्परेचर एक जैसा रहना चाहिए। तो कंडीशन एक है बच्चों, एक शर्त है, यदि टेम्परेचर एक जैसा रहे तो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस टू एंड्स। कब? जब टेम्परेचर एक जैसा रहे। अब मैं इस बात को वापस पूरा बोलूं, 3-4 बार तो बोल ही चुका हूं, एक बार और बोल लेता हूं। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट passing through a conductor wire is directly proportional to the potential difference across its two ends, provided that the temperature remains constant. क्या किसी ने किताब में देखा ये दे रखा है? मैं जो बोल रहा हूं वैसा ही दे रखा है, थोड़ा अलग यूं दे रखा होगा। The potential difference across the two ends of a wire is directly proportional to the amount of electric current passing through it. The potential difference across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it. So provided that And provided its temperature remains the same. the same. क्या आपको समझ में आया? क्या चीज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है? और बच्चे सभी बच्चे समझेंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बीमारी क्या होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि जब एक चीज बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, एक घटे तो दूसरा भी घटे। तो इन दोनों की रिलेशनशिप को हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। आपके खेलने के घंटे और आपके मार्क्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप 6 घंटे खेलते हो तो मार्क्स इतने आएंगे, 10 घंटे खेलोगे मार्क्स और कम आएंगे, है क्या नहीं? आपके पढ़ाई के घंटे, पढ़ाई के आर्ट्स, स्टडी आर्ट्स और आपके मार्क्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप 1 घंटा पढ़ते हो मार्क्स बढ़ेंगे, 1 घंटा और पढ़ोगे थोड़े और बढ़ेंगे। क्या समझ में आया आप लोगों को? ओके, तो हम लोगों ने देखा ये है ओम्स लॉ। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, मैंने कहा था आप लोगों को कि थोड़ा सा आपको घर से पढ़ के आओगे तो ये चैप्टर में इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि ये सारी बातें ऐसी हैं कि यार तो हमको समझ में आती है। तो हमारे टॉर्च की बात है, हम देखते हैं कि टॉर्च ज्यादा सेल वाला होगा तो करंट ज्यादा देगा, लाइट ज्यादा देगा, है क्या नहीं? तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो समझ में नहीं है या कोई रटना पड़े, है ना मित्र? तो अब हम समझते हैं बच्चों। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मैंने पढ़ाया है ना,
ये आपके लैब मैनुअल में भी है। इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करो। क्या बात दे रखी है आपकी किताब में? प्रूव एक्सपेरिमेंटली। लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कीजिए। तो आइए मैं आपको समझाता हूं। मिटाओ इसको। चलिए अब बच्चों, हमारी बुक में जो एक सर्किट दे रखा है, फिगर बोलो कौन सा फिगर है ये ऊपर? 12.2 12.2 दिखाई दे रहा है बच्चों सबको? इसमें क्या कर रखा है बच्चों पता है? इन्होंने एक सेल लिया, प्लस और एक सेल, फिर यहां क्या है बच्चों? बल्ब है, रजिस्टर, फिर एमीटर, यहां पर पैरेलल में वोल्टमीटर जुड़ा हुआ होगा, फिर स्विच, फिर बस। अब बच्चों इन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम किया है, ये डायग्राम में बताने के लिए। वास्तव में तो ऐसा हुआ कि ये जब हुआ और यहां से लाया और एक, कितना सेल लगा हुआ है? एक। अब हम एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे? सुनिए सुनिए सुनिए, एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे? एक्सपेरिमेंट ऐसे करेंगे कि सबसे पहले आप एक सेल लीजिए, एक ही सेल लीजिए, फिर एक रजिस्टर वायर, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा रजिस्टर वायर क्या होता है, ठीक है? कोई भी बल्ब भी ले सकते हैं इसमें, ठीक? आपको यदि अभी समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो हम यहां पर एक बल्ब ले लेते हैं। इसके दोनों एंड्स पर हमने लगा दिया वोल्टमीटर, इधर लगा दिया अमीटर, इधर लगाया स्विच, गेम शुरू। एक लगाया, स्विच ऑन किया, एक जना रीडिंग लेगा। जैसे ही एक लगाया तो कहेंगे देखना वोल्टमीटर में रीडिंग कितनी आ रही है, तो एक भैया यहां पर जब सेल हमने कितने यूज किए हैं? एक, तो वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी है? 1.5 है, जो भी आ रही है वो यहां पर लिख लेनी है V1। उस समय अमीटर की रीडिंग क्या थी? A2 I2, ठीक है? I1। हाँ। अब क्या करेंगे बच्चों? अब बच्चों हम इसको स्विच को ऑफ करेंगे। अब यहां पर हम एक सेल और जोड़ देंगे। अब कितने सेल हो गए बच्चों? यहां दो। अब वापस देखेंगे, दो सेल लगाने पर वोल्टमीटर की रीडिंग बड़ी होगी या घटी होगी? दो, तो हाँ यहां आ गया V2। अमीटर की रीडिंग बड़ी होगी या घटी होगी? एक्सक्यूज तो ये एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल। अब बच्चों इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है? अब यहां बहुत ध्यान से देखें, जो मैंने आपको ये भी बताया है ना, ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। कैसे हो रहा है? ये जब हमने देखा कि V1 से बढ़ाकर V2 किया तो I भी बढ़ गई, V2 से बढ़ाकर V3 किया तो ये भी बढ़ गया। और हम एक चीज करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं तो यहां एक कांस्टेंट वैल्यू आई R, इसको इससे डिवाइड करते हैं तब भी वही वैल्यू आएगी, इसको इससे डिवाइड करते हैं तब भी वही वैल्यू आएगी। मतलब ये हुआ कि V/I इज कांस्टेंट। V और I का रेशो क्या है? कांस्टेंट। क्यों? V बढ़ाओगे उतना ही I भी बढ़ जाएगा। मान लीजिए एक एग्जांपल से लिए समझते हैं, ये यहां पर है 4, यहां है 2, तो 4 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 2। 4 को बढ़ाकर हमने कर लिया 6, तो 2 बढ़कर क्या हो जाएगा? 3, और स्टिल 6 डिवाइड बाय 3 2 आएगा। 6 को बढ़ाकर कर लिया हम लोगों ने 8, तो नीचे 3 बढ़कर क्या हो जाएगा? 4, और स्टिल वैल्यू क्या आएगी? 2। मतलब कि जब हम न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब V जब बढ़ता है, इसका मतलब क्या हुआ कि V बढ़ता है I भी बढ़ता है, इसका मतलब ये हुआ V इज डैश ऑन टू I। ये क्या है? ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है टू वेरीफाई द लॉ ऑफ द ओम्स लॉ। दिस इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू वेरीफाई ओम्स लॉ। ये आपको और कहां मिलेगा? ये आपके लैब मैनुअल में भी मिलेगा, वहां डिटेल में मिलेगा। अच्छा बच्चों, ये तो हुआ मैथ्स में रिप्रेजेंटेशन, मतलब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बताता हूं कि जब V की वैल्यू बढ़ती है तो I भी बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम V और I का ग्राफ बनाएं,
यहां पर हम लेते हैं आई इलेक्ट्रिक करंट, यहां पे हम लेते हैं वी पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब आई बढ़ता है तो वी भी बढ़ता है, ये बढ़ेगा तो ये भी उतना ही बढ़ेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है। ये भी आपको नीचे ग्राफ दे रहा है। क्या आपको समझ में आया? व्हाट इज दिस? दिस इज V वर्सेस I ग्राफ। V वर्सेस I ग्राफ। V वर्सेस I ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन क्या बता रहा है कि V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। क्यों? क्योंकि जितना V बढ़ रहा है I भी उतना बढ़ रहा है। यहां लाइन टेढ़ी नहीं आई, कर्व नहीं आया। कर्व आता है इसका मतलब कि ये थोड़ा बढ़ रहा है तो वो ज्यादा बढ़ रहा है, ये थोड़ा घट रहा है तो वो ऐसा होता। लेकिन यदि एक स्ट्रेट लाइन आती है, इसका मतलब हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हमने 9th क्लास में पढ़ा था, आप लोगों को याद हो तो यूनिफॉर्म मोशन में v वर्सेस t ग्राफ ऐसा पढ़ा होगा आपने। तो यहां पर ये देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऐसा ही आता था यूनिफॉर्म मोशन के। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटर मोशन में v और t का ग्राफ होता था। तो बच्चों हम लोगों को ये समझ में आया कि यस v और I ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन होता है, इसका मतलब ये ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन है कि v बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। बच्चों मैं बहुत ज्यादा बढ़ा के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि आज जो पढ़ा उसको हम घर ले जाएं साथ में पैक करके। तो चलो हम पैकेजिंग करते हैं वापस। हमने ये पढ़ा था बच्चों, हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा आज ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ क्या है? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द potential difference across its two ends provided that the temperature remains constant. No problem। यदि आप बुक की लैंग्वेज तो हम बुक को पढ़ लेते हैं। The potential difference across the two ends of a metallic wire is directly proportional to the amount of electric current passing through it provided that the temperature is same. Clear? मान गए ना? हाँ। तो ये है ओम्स लॉ। बच्चों ओम्स लॉ को ये रटना, ये लैंग्वेज रटना हाँ थोड़ा जरूरी है, पर क्या सिर्फ रटने से काम चलेगा? नहीं, आप रट ही नहीं पाओगे। 2-3 तोते की तरह बोलोगे जिस दिन भूल जाओगे। तो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझने के लिए मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया कि जिस तरह से पानी की स्पीड, जितना हाइट की डिफरेंस ज्यादा होगी उतना तेज आएगा। टंकी जितनी ऊपर रखोगे शावर में पानी फास्ट आएगा। कितना अच्छा एग्जांपल। ये ओम्स लॉ लिख देना। द स्पीड ऑफ शावर इज डायरेक्टली तो यस, तो यहां पर हमने क्या पढ़ा कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा इलेक्ट्रिक करंट उतना फास्ट, उतना तेज फ्लो होगा। इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो ओम्स लॉ है इसको हम मैथमेटिकली या इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कैसे करें। तो आइए करते हैं। हम अलग अलग एक ही सेल लेंगे, फिर 2 सेल लेंगे, फिर 3 सेल लेंगे। हर बार एक लिया तब क्या रीडिंग थी, 2 लिया तब क्या रीडिंग थी। ये तो बकायदा मैं आपको बच्चों इस तरह से बता रहा हूं कि आपको यदि लेबोरेटरी में डाल दिया जाए ना, आप खुद कर भी सकते हो इससे। एक सेल लिया, उसमें बकायदा ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा, यहां पर लगाया, यहां पर लगाया, और फिर आपने अमीटर ये सारा एक बार सेट किया, और फिर एक सेल लेके स्विच ऑन किया। आपने देखा कितनी करंट की रीडिंग है, कॉपी में नोट कर दी। फिर आपने हाजी अमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट बताता है। आइए मिताली जी, आप कल आए नहीं थे और आज भी आप थोड़ा लेट आए, तो हमने ये बातें आज भी डिस्कस की थी। मैं एक बार और कर लेता हूं, नो प्रॉब्लम। बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है तो आपको पता है। A closed and continuous path of flowing electric charge is called electric circuit। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं जो अलग अलग पैरामीटर बताते हैं। तो पहला इंस्ट्रूमेंट यूज होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर हमको क्या बताता है? इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन। दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है अमीटर। अमीटर हमको क्या बताता है? इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट, कितने एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। मैंने आपको बताया था आपके घर में 2 तरह के सर्किट है, एक है लाइट सर्किट, एक पावर सर्किट। लाइट सर्किट में कितनी करंट फ्लो होती है? 5 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस सब में 220 वोल्ट ही है।
है ना। तो लाइट करंट सर्किट जो स्विच बल्ब के लिए, पंखे के लिए कितनी करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर? 5 एम्पियर। और एक होता है पावर सर्किट, पावर प्लग लगाते हैं उसमें कितनी? 15 एम्पियर। क्लियर? कौन बताएगा ये? अमीटर। अमीटर बताएगा कि 5 है कि 6 आ रही है, करंट कितनी फ्लो हो रही है, अमीटर बताएगा। अच्छा, वोल्टमीटर क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स। किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, ये इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है। तो हमने देखा एक सेल लगाने पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, एक सेल लगाने पर इलेक्ट्रिक करंट क्या था, 2 लगाने पर क्या था, 3 लगाने पर क्या था, ये हमने सारा मेजर कर लिया। इस तरह से हमने निकाल लिया ओम्स लॉ को। हमने एक बार टेबल बना ली। टेबल बनाने के बाद अब हमको प्रैक्टिस करनी है कि इसको इससे डिवाइड करो कांस्टेंट, इसको इससे डिवाइड करो कांस्टेंट, इसको इससे डिवाइड करो कांस्टेंट। एक जैसी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। तो v इज इक्वल टू i। v और i की वैल्यू कांस्टेंट बदल नहीं रही। इसी को ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो ये ग्राफ। एक बात मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस में आते हैं, थोड़ा सा डीप है। और वो इतना है कि यदि एक ग्राफ ऐसा है और एक ग्राफ का स्लोप ऐसा है, एक ग्राफ का स्लोप ऐसा है, क्या ये दोनों ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन है? हाँ, ये भी ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन है, स्ट्रेट लाइन है। ये भी ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन है, स्ट्रेट लाइन। क्या इसमें कर्व है क्या? नहीं, बिल्कुल स्केल से खींची स्ट्रेट लाइन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जिसका स्लोप कम है उसका आर कम है, आर लो है, इसका रेजिस्टेंस कम है। इधर आर हाई है। ये भी आप कैसे बताएंगे? आप देख लो कि इसके लिए v की वैल्यू कितनी है, इतनी बड़ी, और i की वैल्यू कितनी है, इतनी सी। इसके लिए v की वैल्यू कितनी है, इतनी सी, और i की वैल्यू कितनी है, इतनी ज्यादा। v ऊपर आता है, i नीचे। v की वैल्यू ज्यादा है और i की वैल्यू कम, तो ये r हाई हो गया। न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा होगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी, तो वो। एक बात बता दो, क्या आप पढ़ने के मूड में है? अभी भी है, बस टाइम तो है। पढ़ ले बच्चों? हाँ, शाबाश। तो बच्चों v इज डायरेक्टली टू i। यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है। पढ़ा है आपने पहले भी कभी? और वो कांस्टेंट यहां पर है i r। ये ओम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। कोई आपसे पूछे कि यार ओम्स लॉ क्या है, तो हम बोलेंगे v इज इक्वल टू i r। v इज इक्वल टू i r, इतना सा बोल देना, मान जाएगा। या फिर वो क्रॉस क्वेश्चन करेगा, नहीं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, स्टेटमेंट सुनाओ, तो आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट प्रोवाइडेड द टेंपरेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ। फॉर्मूला नंबर 4, पहला फॉर्मूला Q इक्वल्स टू NE, दूसरा फॉर्मूला W अपॉन Q, तीसरा फॉर्मूला Q अपॉन T, चौथा फॉर्मूला। आ रहा है मुझे बच्चों? ये 4 फॉर्मूले अभी तक हम लोगों ने पढ़े। कोई दिक्कत इसके अंदर? भाई इतना ही पढ़ा था। ये जो नई वैल्यू आई है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, पर मैं आज नहीं बताऊं, इसकी पूरी कहानी कल सुनेंगे, ये आर नया क्या है। पर अगेन, जब तक हम प्रैक्टिस करके समझेंगे नहीं, मैं आपको बता रहा हूं और मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस, पीछे के क्वेश्चंस देखिए, एग्जांपल्स देखिए, जितना अभी आपको समझ में आए, क्योंकि अभी हमने कम पढ़ा है, शायद कम ही क्वेश्चंस होंगे पीछे इससे रिलेटेड, पर आप देखने की कोशिश कीजिए। ओके, तो ये भी मैंने बता दिया, आर कब कम होगा, आर कब ज्यादा है, ये सारा बता दिया। एक इंपॉर्टेंट बात मैं और बताना चाहता हूं, जो मैंने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाते समय बतानी चाहिए थी पर बता नहीं पाया। अब बता दो बच्चों? चलो मिटा लो इसको। ओके, तो सुनिए बच्चों, ये है, क्या है बच्चों? ये सेल। जो बड़ा है वो पॉइंट कैसा होता है? पॉजिटिव, और छोटा नेगेटिव। और यहां पे हमने लगा दिया एक बल्ब, यहां पर लगा दिया एक स्विच, और यहां से इसको जो 4 चीजें हो गई।
एक तो सेल, एक बल्ब, एक स्विच और वायर, जो कनेक्टिंग वायर है। तो चार चीजें हो गई मिनिमम। ये हो गया एक सर्किट। अब बच्चों, किसी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी किधर से किधर बहती है? तो इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाई वाला ये लंबा वाला स्टिक, ये छोटी है। तो इलेक्ट्रिक करंट हमेशा इधर से इधर बहता है, आई। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है? आई। तो आई की डायरेक्शन किधर होती है? हमेशा याद रखना बच्चों। और यदि आपने स्विच ऑन कर रखा है तो इसकी एरो जरूर बनाना। इलेक्ट्रिक करंट किधर से किधर बहता है? प्लस टर्मिनल से, बैटरी के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल। अब बात आती है कन्वेंशनल की। बच्चों, वास्तव में देखें जब वायर के अंदर, तो हम देखते हैं कि प्लस से माइनस की ओर कुछ जाता ही नहीं, और वास्तव में तो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं जो इधर से निकलते हैं। जैसे ही आपने इस स्विच को ऑन किया, यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की पूरी एक बार आई। किधर से किधर बह रहे इलेक्ट्रॉन्स? नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। फिर हम लोग ये क्यों कहते हैं कि करंट प्लस से माइनस की ओर जा रही? जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर बहते हैं? क्लियर? अब ये कंफ्यूजन वाली बात मैंने आपको बताई। इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, बट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम अब वापस इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, बट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव। सर कुछ समझाओ, ये समझ नहीं आ रहा। आओ मैं समझाता हूं, समझोगे? दिमाग लगाओगे? इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स आते हैं। आइए 6th क्लास में इंटीजर पढ़ेंगे पहली बार, और उतना ही पढ़ना है सिर्फ। सुनो बच्चों, मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वॉट। जब हमने स्विच लगाया नहीं, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 10 वॉट। ओके, अब जैसे मैं स्विच ऑन करता हूं, मैंने देखा कि इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो करते हुए इधर गए। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? अच्छा, अब मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये 10 क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस 10 है। मान लो ये 20 है, 20 वोल्ट, तो ये कितना होगा? 10 वोल्ट। तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 है। ये 30 है, तो ये कितना होगा? 20। ये 40 है, तो ये कितना होगा? 30। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? अब सुनिए, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला। कौन निकला? एक इलेक्ट्रॉन। 10 में से एक माइनस हो गया, 10 में से एक माइनस हुआ। अब दिमाग लगाओ बच्चों, 10 में से एक माइनस कैसे होता है? 10 में से एक जो माइनस हुआ है वो कैसा है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो 10 में से एक -1 माइनस हुआ है। ओके, तो हम यहां क्या करेंगे? 10 माइनस -1, 10 प्लस 1 गिव्स यू 11। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, तो यहां क्या हो गया? 11। और यहां पर 20 में क्या हो गया? 20 प्लस -1 9। तो यहां क्या रह गया? एक इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन के यहां से यहां जाने पर 10 क्या हो गया और 20 क्या हो गया? तो दिखने में क्या दिखाई दे रहा है कि एक इधर कुछ आया है। 20 इधर था, इधर 10 था, तो 20 19 रह गया, यहां पर 11 हो गया, मतलब इधर से इधर आया। तो जो पॉजिटिव चीज है वो इधर से इधर आई, ये कहने का मतलब। एक इलेक्ट्रॉन और माइनस करके देख लो आप, तो यहां पर पूछा 11 दो इलेक्ट्रॉन जानते हैं, हम यूं समझ लेते हैं। 10 माइनस गिव्स यू 12। तो 2 इलेक्ट्रॉन जाने पर ये 12 हो जाएगा, यहां 18। 3 गए तो यहां हो जाएगा 13, यहां हो जाएगा 17। 4 गए 14, 16। 5 गए 15। इसके बाद बहना रुक जाएगा। क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। यहां 20 था, यहां 10 था, 10 का पोटेंशियल डिफरेंस था। यहां 19 था, यहां 11 था, कितने का पोटेंशियल डिफरेंस रह गया? 8।
यहाँ पर कितना क्या रह गया 6, यहाँ पर कितना रह गया 4, यहाँ पर कितना रह गया 2 और यहाँ पर कितना रह गया। पोटेंशियल डिफरेंस घटता जाता। तो आप लोगों को इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बच्चों। आपको सभी बच्चों को सुनिए, मैं थोड़ा सा और लॉजिकल चला गया, बाकी इतना ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको तो सिर्फ इतना सा याद रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, बट रियल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो कन्वेंशनली जो हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन को यदि हमने पॉजिटिव माना होता तो हमारे ये टेंशन ही नहीं होती। हमने इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव दे दिया चार्ज का नाम। तो ये कब गलती हुई हमसे? कन्वेंशनली पहले, और वो कन्वेंशन आज भी चला आ रहा है, हम उसको फॉलो करते हैं कि जब हमने एबोनाइट रोड को सिल्क से फर से रब किया तो जो चार्ज आया तो वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आए थे, लेकिन नाम हमने उसका नेगेटिव दे दिया। यदि उसको हम पॉजिटिव दे देते तो हम ये कहते हैं कि जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं करंट भी उधर ही फ्लो होती है, लेकिन हमसे इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव पहले हमने सोच लिया, तो अब हम लोग उसको फॉलो करते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाती है, बट इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव, और ये होता है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब जो बहुत पहले जो हमने सोचा है वही चलता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने ये सारा पढ़ा। आज हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा है। एक बार फिर आप ओम्स लॉ सभी घर जाके देखेंगे। बहुत सिंपल सा लॉ है बच्चों, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप यूं समझ लीजिए कि हमारा 30 से 35 35% कोर्स हमारा हो गया है इलेक्ट्रिसिटी का। 35% कोर्स, 1/3, अब 2/3 बचा है। अब हम और ज्यादा मान लीजिए लगभग 40% हो गया, ठीक है। तो अब 60% थोड़ा ही बचा है। आप अच्छे से